ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। हम एक सर्कुलर करंट लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं, देखने वाले हैं, निकालने वाले हैं। कहाँ पे? ऑन द एक्सिस ऑफ करंट लूप। हर जगह पे नहीं, मतलब हम ये लूप के लिए रैंडम पॉइंट सेलेक्ट नहीं करेंगे कि इस लूप की वजह से यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ऐसा नहीं करने वाले हैं। तुम लोगों के केस में वो चीज़ है नहीं, इस वजह से, मतलब तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो हम लोग निकालेंगे एक स्पेशल केस, यानी कि एक्सिस पे। तो एक सर्कुलर करंट लूप की एक्सिस पे, क्योंकि लूप की एक्सिस क्या होगी? ऐसे कुछ होगी ना एक्सिस। सेंटर, यस सर। हाँ, सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर लाइन, उस पे हम देखेंगे लूप का, करंट कैरिंग लूप का इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी। क्लियर? आई बात समझ में? तो यहाँ यस पे तुम सर। लोग देख सकते हो, फिगर है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जेड एक्सिस आउटवर्ड द प्लेज होगी। ये जो लाइन है, जेड लाइन, ये आउटवर्ड है। क्लियर? यस सर। हम्म। तो ये बात हो गई। उसके अलावा ये लूप है, लूप में करंट फ्लो कर रही है। दे दिया गया है, पहले डायरेक्शन गिवन है, तो ये करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है, तो राइट वर्ड आएगा, ये तो पता है हमको। ठीक, लेकिन अभी हम वो नहीं देखेंगे। अभी हम वो चीज देखेंगे नहीं, राइट वर्ड वो अपने आप आएगा, देखना। ठीक है, हम बस बेसिक तौर पे देखेंगे उसको, करंट एलिमेंट के जैसे देखेंगे उसको। क्लियर है? तो हमें कहाँ पे चाहिए था? एक्सिस पे ना। तो पहले हम एक्सिस पे कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लें, कहाँ निकालना है। सही बात है, पॉइंट नहीं सेलेक्ट करेंगे तो यस पता कैसे सर। चलेगा निकालना कहाँ पे। तो हमने ले लिया ओरिजिन से या फिर सेंटर ऑफ लूप से एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया हमने, जिसको नाम मिला पी। लूप से, लूप के सेंटर से एक्सिस ऑफ लूप पे एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी सेलेक्ट कर लिया हमने। कुछ डाउट? नो सर। ठीक है ना? नो सर। तो पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद अब उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किसी एलिमेंट की क्या आएगी वो देखेंगे हम, सिर्फ किसी एलिमेंट की। समझ रहे हो? तो मतलब पूरे लूप में से हम एक छोटा सा टुकड़ा सेलेक्ट कर लेंगे, कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ उस एलिमेंट की वजह से वहां पे फील्ड किस डायरेक्शन में होगी और कैसे होगी वो देखेंगे। क्लियर? कितनी होगी। तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, टॉप पे। टॉप का एक एलिमेंट सेलेक्ट किया। आई बात समझ में? यस सर। है ना? और एलिमेंट का या फिर इस लूप का डायरेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, करंट का? जैसे ऐसे ऐसे था, करंट जो पास होती थी ऐसे ऐसे पास हो रही है। यहाँ पे जब हम टुकड़ा सेलेक्ट करते थे तो डायरेक्शन क्या आता था इसकी? टेंजेंशियल। सर टेंजेंट। है ना? ऐसे ही यहाँ पे इसके टेंजेंशियल आएगा, तो देखो आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डीएल का डायरेक्शन, जो कि करंट बेसिस पे तय होता है। टेंजेंशियल तो दोनों तरफ हो सकता था ना, इधर भी तो कह सकते थे, लेकिन उधर क्यों नहीं कहा? पता है? क्योंकि करंट को देखो, क्योंकि करंट उधर फ्लो से, हाँ जिस उधर से साइड कर आ रहा है उस रही है, साइड हाँ का। इस तरफ आ रही है ना, तो इसीलिए इधर वाला एरो लेंगे। क्लियर? तो वो हो गया, यानी कि डीएल तो हमारा डायरेक्शन वगैरह सेलेक्ट हो गया। सही, लेकिन ये डीएल का डायरेक्शन पता है तुम्हें किस तरफ होगा? एग्जैक्टली किस तरफ होगा? लूप इमेजिन करो जरा। एक सर्कुलर लूप को अगर तुम साइड से देख रहे हो, तो पता है तुमने टॉप का जो एलिमेंट सेलेक्ट किया है, सोच के देखो, सर वो उसके ऊपर लेफ्ट की टेंजेंट तरफ। अपनी तरफ आता हुआ नजर आएगा। लेफ्ट यस की सर, तरफ अपनी नहीं, तरफ दिखेगा। ऐसा लगेगा वो तुम तीर तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो ये तुम्हें लग रहा होगा कि ये डीएल के कहीं और जा रहा है, लेकिन थ्री डी में सोच के देखोगे तो ये डीएल तुम्हारी तरफ आ रहा है। समझे? डीएल का जो डायरेक्शन है। क्लियर? वैसे ही नीचे एक एलिमेंट अगर हम सेलेक्ट करेंगे, तो उसका डायरेक्शन, करंट मतलब ऐसे है ना, देखो तुम्हारे सामने वाली साइड पे करंट डाउनवर्ड जा रही है, देखो ये डाउनवर्ड जा रही है, ये तुम्हें सामने से नजर आ रहा है। और तुम्हारे पीछे वाली साइड पे करंट अपवर्ड आ रही है, देखो अपवर्ड आ रही है। क्लियर? और टॉप पे करंट यस तुम्हारी सर। तरफ आ रही होगी, और बॉटम में करंट इस तरफ जा रही होगी। लेकिन हम इसको डीएल का डायरेक्शन बोलेंगे, हमसे दूर जा रही होगी, यानी कि ये डीएल हमसे दूर जा रहा है,
ये लग रहा है कि हमसे राइट वर्ड टाइप का जा रहा है, राइट और मतलब फ्रंट राइट में, ऐसे बीच में कहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमसे ये एग्जैक्टली यानी इनवर्ड द पेज जा रहा है। और ये कैसा है, ये आउटवर्ड द पेज आ रहा है। इमेजिन कर पा रहे हो ना? यस सर। हाँ, बस यही चीज है, ये इनवर्ड और ये आउटवर्ड आ रहा है। तो हम दोनों को नहीं, एक एक को देखेंगे एक एक बार में। चलो, डीएल सेलेक्ट हो गया और ये भी पता चल गया डीएल हमारी तरफ आ रहा है। ठीक, लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, उस पॉइंट का डीएल से डिस्टेंस। देखो यहाँ पे बायोट सेवर्ट लॉ से जो निकाला था, तो ये डीएल एलिमेंट सेलेक्ट किया था, उसके बाद आर डिस्टेंस लिया था ना उसका पोजीशन वेक्टर, यस सर। पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो वो तो लेंगे ही, तो यहाँ से भी लेंगे हम। ठीक, तो हमने डीएल से एक पोजीशन वेक्टर ले लिया, किसका, पॉइंट का, जिसको हमने आर नाम दिया। क्लियर है, डिस्टेंस आर हो जाएगी और डायरेक्शन ये हो जाएगा, तो हम इसको आर वेक्टर बोल सकते हैं, इसीलिए बोल्ड में लिखा है। एनसीईआरटी में बोल्ड में लिखे होने का मतलब वेक्टर होता है मैक्सिमम केस में। ठीक है, बात आई समझ में? तो सोचो, ये तो आर प्लेन, इसी पेपर के प्लेन पे ही होगा ना, आर तो पेपर के ही प्लेन पे होगा ना, यस क्योंकि सर। सेंटर से ही परपेंडिकुलर, यहां से कहीं परपेंडिकुलर एक्सिस पे ये पी पॉइंट है। ठीक, और ये रहा डीएल, तो इसी प्लेन में तो होगा ये, ऐसे करके ये, तो हमें साइड से ऐसा दिखेगा। आई बात समझ में? एक प्लेन पे होंगे ये। ठीक, ये पेपर वाले प्लेन पे, लेकिन ये डीएल हमारी तरफ आ रहा है, यानी कि आउटवर्ड द प्लेन। तो आर और डीएल का आपस में डायरेक्शन कैसा हो गया, परपेंडिकुलर, क्योंकि आर इस पेज पे ही है और डीएल एक्चुअली बाहर की तरफ आ रहा है। वो तो दिखाने के लिए इसमें ऐसे दिखा दिया गया है, लेकिन आउटवर्ड द पेज है डीएल। तो आर के साथ उसका डायरेक्शन क्या हो गया, एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। यस सर। आया ना समझ में? तो आर के साथ डायरेक्शन हो गया उसका 90 डिग्री, यानी कि डीएल और आर के बीच का एंगल भी हमें पता है। क्लियर? अब ये तो ये भी हमें पता है कि ये जो फील्ड होती है, ये इसका डायरेक्शन कैसे निकलता है मैग्नेटिक फील्ड का, डीएल क्रॉस आर करके निकलता है, याद है? यस सर। तो डीएल है आउटवर्ड, आर का डायरेक्शन है समथिंग इस तरफ। तो अब बताओ जरा, डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन क्या होगा? ये है आर का डायरेक्शन। ठीक, ये है डॉट से दिखा रहे हैं हम डीएल का डायरेक्शन, क्योंकि डीएल आउटवर्ड द पेज है, हमारी तरफ आ रहा है। ठीक है, और ये आर का डायरेक्शन है। तो डीएल क्रॉस आर निकालेंगे और यहाँ पे डायरेक्शन बनाएंगे, तो कौन सी डायरेक्शन आएगी? मतलब हमको यहाँ वेक्टर बनाना है, इधर बनाओ उधर बनाओ उधर बनाओ, जिस भी तरफ आ जाए आंसर उधर हम बना देंगे। यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बनाना है बस। सर अपवर्ड। अपवर्ड यानी कि ऐसे। हम्म, यस यस सर। सर। पक्का? अपवर्ड नहीं आएगा, ये इस तरफ आएगा कहीं। सर थोड़ा सा। थोड़ा सा नहीं, इससे 90 डिग्री रहेगा ना, समझ के देखो। हाँ सर 90 डिग्री रहेगा हाँ। हाँ, डायरेक्शन कैसा मिलेगा, 90 डिग्री टू द आर वेक्टर। ठीक, डीएल के तो अपने आप ही 90 हो रहा है, क्योंकि ये वेक्टर प्लेन पे है, पेज के प्लेन पे है, और डीएल वेक्टर प्लेन पे है ही नहीं, प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर है मतलब सबके परपेंडिकुलर है, प्लेन में एग्जिस्ट होने वाले वेक्टर्स के सबके परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो यहाँ पे डीएल और आर भी आपस में परपेंडिकुलर निकले इस सिचुएशन में। ठीक है, और ये तो परपेंडिकुलर होता ही है। ये हो गया किसका डायरेक्शन, डीबी का। समझ में आई बात? कुछ डाउट है? यस सर। तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन दिखाया गया है डीबी का, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट परपेंडिकुलर दिखाया गया है आर के साथ। क्लियर? सही है ना? यस सर क्लियर है। हम्म, तो डीएल क्रॉस आर से हमने एक्चुअली डीबी का डायरेक्शन निकाल लिया। सही, तो अब हम इसके आगे कैलकुलेशन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, डीबी क्योंकि रैंडम कहीं डायरेक्शन में आ रहा है, हमें चाहिए क्या, या तो एक्स में आ जाए, वाई में आ जाए, जेड में आ जाए, ऐसे कुछ आए ना, इधर उधर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, हम
डीबी के कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। तो एक होगा, हम एक को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक को बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल। ठीक है, मतलब कि एक वाई की तरफ एक एक्स की तरफ। ठीक है, तो हमें एक्स की तरफ जो कंपोनेंट चाहिए वो क्या आना चाहिए, ऐसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे इस वाले वेक्टर से। यहाँ पे जितना बड़ा कंपोनेंट यस सर। आएगा उसी को हम कह देंगे कि ये कंपोनेंट है डीबी का, डीबी एक्स वाला कंपोनेंट। ठीक, यानी कि एक्स कंपोनेंट ऑफ बी, डीबी एक्स। क्लियर। और वर्टिकल यस सर। कंपोनेंट जो आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा उसको हम कह देंगे ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है या डी वाई कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये हो गया डीबी परपेंडिकुलर, डीबी परपेंडिकुलर। क्लियर, आई बात समझ में? यस सर। तो अब हम इस बी को जाएंगे भूल, हमें बस पता है, क्योंकि देखो कंपोनेंट ब्रेक करने के बाद उसका काम नहीं होगा, नहीं रहा ना, खत्म हो गया। अब हमारे पास दो डिफरेंट डायरेक्शंस में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं, एक डीबी एक्स है और एक डीबी परपेंडिकुलर है। डीबी एक्स है ऑन द अलोंग द एक्स एक्सिस और डीबी परपेंडिकुलर है अलोंग वाई एक्सिस, मतलब कि वाई एक्सिस के पैरेलल है वो। सही, क्लियर है? यस सर। ध्यान देना, एक तो पहली बात, ये डीबी एक्स और डीबी परपेंडिकुलर होंगे क्या? तो डीबी एक्स जो होगा वो होगा डीबी कॉस थीटा। थीटा क्या लिया गया है यहाँ पे? सर 90। नहीं, 90 कहाँ लिया गया है, कुछ भी। थीटा इसके बीच का एंगल है, डीबी और अच्छा। इसके, लेकिन ये क्यों लिया गया थीटा पता है? पता कैसे चलेगा वहां पे, यही एंगल क्यों चूज किया गया है मालूम है? सर 90 माइनस थीटा। नहीं यार, थीटा ही लिया गया है, क्योंकि फाइनली एक्स डायरेक्शन में आने वाला है उसका कंपोनेंट, इसीलिए, मतलब उस एक्स डायरेक्शन में बचेगी, बाकी कैंसिल हो जाएगी। दो कंपोनेंट आए हैं ना, ये भी आया है और ये भी आया है, तो इसके अकॉर्डिंग तो दोनों तरफ फील्ड होनी चाहिए, या फिर एक बीच में ऐसे कहीं फील्ड होनी चाहिए, लेकिन ये कंपोनेंट होने वाला है कैंसिल। ठीक है, शहीद हो जाएगा अभी ये, देखना ध्यान से। ये एंगल है पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्स एक्सिस के साथ एंगल, या फिर मैग्नेटिक फील्ड का अलोंग द एक्सिस, सर्कुलर लूप के एक्सिस के अलोंग एंगल है वो। क्लियर हुआ? बी का एक्स के साथ एंगल थीटा। हम्म, तो एक्स डायरेक्शन में क्या आएगा, डीबी कॉस थीटा, क्योंकि थीटा साइड क्या, कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस थीटा कंपोनेंट। याद है कि नहीं प्रियांशु? भूल गए हो यस सर। या डाउट आ रहा है? देखो, डीबी परपेंडिकुलर डीबी साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि ये डीबी साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर? यस सर। चलो, यहां तक की बात हो गई। ये अभी हम कैलकुलेट एक एक करके करेंगे दोनों। तो अब देखें, वैल्यू भी थोड़ी लिख लें, आगे की बात बाद में करेंगे, पहले वैल्यू लिख लेते हैं थोड़ा। तो अगर हम प्रॉपर डीबी की वैल्यू लिखें, तो वो जैसे पहले आई थी ना, उसी बेसिस पे लिखेंगे हम। म्यू नॉट बाई 4 पाई, बायोट सेवर्ट से जो निकाली थी, आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, यही वैल्यू आनी चाहिए डीबी की। अभी सिर्फ डीबी की निकाली है, डीबी कॉस थीटा साइन थीटा की नहीं निकाली है, वो अलग मैटर है। डीबी की ये वैल्यू आएगी। मैग्नीट्यूड की बात करो यस सर। तो यहाँ मॉड ले लो, ताकि ये वेक्टर्स का जो वो आए वो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाए, लेकिन ऐसे है तो पूरी इक्वेशन लिख सकते हैं। अब देखो, ये आर तो हमें पता होगा नहीं, क्योंकि हम एक सर्कुलर लूप के एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो सेंटर से एक्सिस पे जो जो डिस्टेंस है वो हमें पता होगी, यानी कि ये नोन क्वांटिटी जैसा होगा और ये अननोन। तो इसमें हम इक्वेशन को छोड़ नहीं सकते, हमको इसको हटाना पड़ेगा दूसरे किसी की फॉर्म में लाके। ठीक है, यानी कि हमें आर, कैपिटल आर पता है, इसलिए क्योंकि वो जो हमने सर्कुलर लूप बनाया है उसी की रेडियस है कैपिटल आर, तो इसलिए वो क्वांटिटी पता है। ठीक, पी हमने सेलेक्ट किया है ऑन द एक्सिस ऑफ लूप, तो पी पॉइंट का डिस्टेंस भी हमें नोन क्वांटिटी है, लेकिन इस एलिमेंट से कितना दूर होगा ये पॉइंट, ये अजीब सा ही एक क्वांटिटी है ना, तो इसको रिप्लेस करेंगे हम एक्स और आर की फॉर्म बना के। आ रही बात समझ में? उसको हटाना अपना काम है। क्लियर?
बोलो। यस सर। तो फिर कैसे हटाएंगे? पाइथागोरस लगा के। दिख रहा है ना, ये दो साइड परपेंडिकुलर नोन है, है। यस सर। ये परपेंडिकुलर है, दो साइड पता है, ये दोनों पता है, तो इसके फॉर्म में निकाल लेते हैं। आर है हाइपोटेनियस क्योंकि 90 के सामने वाला है, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या आएगा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर? ये चीज उठा के हम यस यहाँ सर। रख देंगे, ये चीज उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, और ये चीज आ जाएगी। अब हम इसकी सिर्फ वैल्यू की अगर बात करें, सिर्फ डीबी वेक्टर फॉर्म में नहीं, तो क्या आता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन, वैसे आर भी आता है, साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। अब ये थीटा ना लेके हम साइन अल्फा ले लेते हैं। है ये वही वाला एंगल। क्या हुआ, कौन गया कौन आया? कौन आया अभी? सर सर तो सर। तुषार कहाँ चले गए थे? सर नेट खत्म हो गया था तो दूसरे फोन से कनेक्ट किया। अच्छा, चलो, आप समझ, देख लो ध्यान से। ये था हमारा फॉर्मूला, ठीक है, हमने बस उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया है। सही, वैल्यू कितनी आएगी, डीएल क्रॉस आर में डीएल आर साइन थीटा तो आएगा, लेकिन ये थीटा हमने यहाँ थीटा ले लिया है, तो उसको हम थीटा ना बोल के समथिंग अल्फा बोल देंगे। लेकिन ये है क्या, डीएल और आर के बीच का एंगल ही तो है ना। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा आर प्लेन ऑफ पेपर पे है और डीएल हमारी तरफ आ रहा है, तो ये दोनों तो परपेंडिकुलर है ना, मतलब इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो साइन थीटा भी क्या हो जाएगा, साइन 90, और साइन 90 कितना होता है, 1, पता है ना। यस एंड वन। तो हटा दिया, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, आर स्क्वायर। क्लियर? यानी कि अल्टीमेटली यस ये सर। बचा, और इसमें से भी हमको आर को हटाना है क्योंकि वो हमारे लिए नोन चीज नहीं है। तो आर स्क्वायर कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, तो इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक, ये देखो, ये वैल्यू दिख रही है, क्या आ रही है, यही आ रही यस है। सर। तो ये यस ऐसे सर। आई है, स्टेप बाय स्टेप में ये ऐसे आई है। सर पहले ये हम कैसा है, डीपी अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डीएल अपॉन आर क्यूब। आर अपन आर क्यूब, ये ये बायो वाला सेवर्ट लॉ है। कल कल पढ़ाया बताया था, तो था। रिवाइज किया था तुमने, कल वाला, कल जो पढ़ाया था वो तुमने रिवाइज किया था तुषार? तो सर वो मैं नेट हट गया था ना सर उस समय, मेरे कभी आपने इसे अभी बताया हो। ये क्या है, ये कुछ और लिखा है, देखो कल ही तो बताया था बायोट सेवर्ट लॉ, यस सर। आया था ना, वहीं से उठाया है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये वहीं से आया है। दूसरी बात, इसकी वैल्यू लिखेंगे, वो तो वेक्टर फॉर्म में है, वैल्यू लिखेंगे तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होने लगेगा। लेकिन साइन थीटा क्योंकि 90 है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि डी एल और आर का एंगल पर 90 डिग्री है, तो साइन 90 होकर 1 हो जाएगा। आर एक आर से कैंसिल हो जाएगा, नीचे आर स्क्वायर बचेगा, जो कि वहां भी बचा था। लेकिन हम आर स्क्वायर में रख नहीं सकते क्योंकि वो नॉन क्वांटिटी के अंडर नहीं आता है, तो हमको उसको एक्स और कैपिटल आर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? और कैसे करेंगे, पाइथागोरस लगा के। ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 90 के ऑपोजिट हाइपोटेनियस होता है, बाकी दो कोई भी परपेंडिकुलर और बेस हो सकती हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर हो गया, इसी को हमने उठा के यहाँ पे रख दिया। आई बात समझ में? ये कैसे आ यस गया, सर। ये आ गया ना, फिर कोई दिक्कत, मतलब ये आ गया, सॉरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब डीबी की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, तो अब बची बात दो चीजें वही निकालने की, डीबी परपेंडिकुलर वाला, है ना, क्योंकि वो होता था डीबी साइन थीटा, और डीबी पैरेलल वाला या फिर बोलो एक्स डायरेक्शन वाला डीबी एक्स, जो कि होता था डीबी कॉस थीटा। आई बात समझ में? ये निकालना है, सही है ना।
बोलो। यस सर। लेकिन हम डीबी परपेंडिकुलर नहीं निकालेंगे, पता है क्यों? इसको मिटा दे थोड़ा, फिर बताते हैं। हम डीबी परपेंडिकुलर नहीं निकालेंगे, ये नहीं निकालेंगे। यहां देखना पहले। अब हम नीचे एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो डीएल का डायरेक्शन हमसे अवे हो जाएगा, यानी कि इनवर्ड द पेज। यहाँ पे ऊपर आउटवर्ड था, तो डाउनवर्ड में क्या, नीचे की तरफ करंट हमारे से दूर जा रही होगी। समझ में आई बात? ऐसे यस सर। ऐसे आ रही है, तो यहाँ पे किधर जा रही होगी, हमसे दूर। अगर हम यहाँ पे आइज रख के देखते हैं अपनी, हमसे दूर जा रही होगी ना, यानी कि इनवर्ड द पेज जा रही होगी। क्लियर? तो ये इनवर्ड जा रही है। तो यहां से अगर हम पॉइंट पी पे देखना चाहेंगे, तो यहां से हमको एक पोजीशन वेक्टर चाहिए, आर वेक्टर। ठीक है, ले लिया। यहाँ के अकॉर्डिंग बी का डायरेक्शन क्या आएगा, बताओ जरा। डी है इनवर्ड, ठीक। आर का डायरेक्शन कुछ ये है, तो बी का डायरेक्शन क्या सर आएगा? डाउनवर्ड आएगा पर आर के पर वो परपेंडिकुलर। हाँ, डाउनवर्ड आएगा, लेकिन आर के परपेंडिकुलर, मतलब उस तरफ से। ऐसे अगर सही से तुम देखोगे ना उस तरफ घुमाने का, तो डाउनवर्ड नहीं, डाउनवर्ड में लेफ्ट साइड, राइट साइड थोड़ा सा टिल्टेड आएगा। सही में भी थंब करके देखोगे तो, क्योंकि ये राइट की तरफ थोड़ी ना फिंगर्स को घुमाना है, राइट टॉप की तरफ घुमाना है, राइट टॉप के बीच में ऊपर की तरफ। तो इसीलिए ये 90 डिग्री इस तरफ आएगा, ठीक। यानी कि यहाँ पे बी का डायरेक्शन आर के परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक। और वैल्यू भी बिल्कुल सेम रहेगी ना, इसके बराबर। डीबी क्यों रहेगी सेम? क्योंकि एक बात बताओ, लूप पे ये इक्वाटोरियल पोजीशन नहीं हो गई ये सारी, इस वाले एलिमेंट से और इस वाले एलिमेंट से सेम डिस्टेंस नहीं है। चेक कर लो, ये आर है, ये एक्स है, तो ये तुम्हें क्या लग रहा है, कुछ और आ जाएगा? मतलब नहीं सर सेम आएगा। दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, एक में ये आर है, ये एक्स है, एक में ये एक्स है, ये आर है, तो क्या तीसरी साइड कुछ और हो जाएगी? अगर इसमें तीसरी साइड स्मॉल आर है, तो इसमें भी स्मॉल आर ही डिस्टेंस आएगी, समथिंग एल्स नहीं आएगी, ठीक है। राइट एंगल थे दोनों, तो डीबी सेम आएगा उसके, इसी वाले डीबी के, इसीलिए हम उसको डीबी वन या कुछ और नाम नहीं दे रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, एंगल भी तो सेम आएगा ना, ये वाला। हम्म ये एंगल भी यस सर। यहाँ थीटा आया था, तो यहाँ भी थीटा ही आएगा। आराम से गौर करके देख सकते हो, ठीक है। किया आया सेम, तो इसके बेसिस पे इसका जो पैरेलल कंपोनेंट है एक्स के पैरेलल, वो भी डी बी एक्स आएगा, सही है। और जो इधर वाला कंपोनेंट है वो भी क्या आएगा, डी बी परपेंडिकुलर के बराबर ही आएगा, मतलब कि डी बी साइन थीटा, है ना। तो अब बताओ, जो एक्स वाले दोनों कंपोनेंट हैं, डी बी एक्स एंड डी बी एक्स, सेम तो हैं और सेम डायरेक्शन में भी है, वैल्यू भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। और जो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट हैं, उनकी वैल्यू भी सेम है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो क्या होगा, बताओ। दो सर वैल्यू, अपोजिट अपोजिट वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्योंकि इक्वल भी है ना, इक्वल नहीं यस होते सर। तो एक बार को कैंसिल भी नहीं होते, लेकिन ये इक्वल आएंगे, इसीलिए हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल। तो अल्टीमेटली फील्ड किधर आएगी, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, समझे? दोनों यस सर। सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही फील्ड आएगी टोटल। और हमने तो ये दो एलिमेंट अभी लिए ना सिर्फ, ऐसे जाने कितने एलिमेंट्स हैं। मतलब कि यहाँ पे भी एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लो उसके ऑपोजिट, ठीक। वो भी इधर बनाएंगे और उनकी भी जो परपेंडिकुलर फील्ड है कैंसिल हो जाएगी। एक यहाँ सेलेक्ट कर लो, एक यहाँ सेलेक्ट कर लो, वो भी ऐसे ही करेंगे, उनकी परपेंडिकुलर फील्ड कैंसिल हो जाएगी, यानी कि सबकी फील्ड इधर ही आएगी, डी बी एक्स डी बी एक्स डी बी एक्स डी बी एक्स डी बी एक्स। अल्टीमेटली सब इधर डायरेक्शन में ही फील्ड बना रहे हैं ना, राइट वर्ड। तभी तो ये लॉ है ना, जो हमने राइट हैंड कर्ल रूल वाला देखा है, देखा, नोटिस किया कि वो यस चीज सर। यहाँ प्रूव हो रही है पूरी तरह से। हम जो बोलते हैं कि सर्कल के बीच में एक सर्कुलर रिंग है, उसमें करंट फ्लो कर रही है, उसके बीच में अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो राइट हैंड कर्ल रूल से निकाल सकते हैं, और सही में निकाल सकते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड और इधर उधर नहीं आ रही है ना कहीं,
क्लियर? इसीलिए कहा जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक्सिस की बात हो रही है, रैंडम पॉइंट ले लेंगे तो उसमें फिर किसी और डायरेक्शन में आ सकती है। आया समझ में? ठीक, अब आगे चलें। तो डीबी यस सर। परपेंडिकुलर फिर हम निकालेंगे ही क्यों? छोड़ दो, उसको नहीं निकालेंगे जब जरूरत ही नहीं है, हमको पता है वो कट जाने वाला है। क्या निकालें? डीबी एक्स निकाल लेते हैं। जो भी आएगा इंटीग्रेट कर लेंगे, टोटल बी की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि ऐसे छोटे छोटे डीएल बहुत सारे हैं ना पूरे सर्कल पे। यस सर। ठीक, तो डीबी एक्स निकाल लेते हैं। डीबी एक्स क्या आ जाएगा? डीबी एक्स आएगा डीबी कॉस थीटा। लेकिन इसके लिए तो हमें चाहिए कॉस थीटा। ठीक, डीबी की तो वैल्यू क्लियर पता है, निकाल चुके हैं ना, देखो डीबी की ये वैल्यू है, यही उठा के रखनी है। यस सर। लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू अभी हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो जरा कॉस थीटा देख लें। यहां से तो निकलने से रहा, यहाँ कुछ पता ही नहीं है हम लोगों को, लेकिन थीटा तो यहीं पे बना हुआ है। यही वाले थीटा का कॉस थीटा निकालना है हमको। ट्राइंगल ये वाला पता है, तो इस ट्राइंगल का कोई एंगल पता चल जाता तब एक बार को निकल सकता था, वो भी थीटा के फॉर्म में पता चल जाता तो और अच्छा। क्योंकि नया एंगल मानना अल्फा वगैरह वो तो बेवकूफ़ी है। क्लियर? तो जरा गौर करो, इनमें से कोई एंगल थीटा से किसी तरह से रिलेट हो सकता है क्या? एक तो ये 90 हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का, इनमें से कोई मिल जाए तो अच्छा रहेगा, कॉस थीटा की वैल्यू मिल सकती है फिर। बताओ, कुछ अपने आइडियाज बताओ यहाँ पे कि कोई एंगल किसी तरह हम पता लगा सकते हैं, ये या ये, इन दोनों में से कोई भी। बात आ रही ना समझ में हम क्या कह रहे हैं? हमें कॉस सर थीटा निकालना है। हाँ बोलो। आर स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर। ये क्या है? ये क्या है? क्या करें इसका? तुषार, कॉस थीटा निकालना है ना, तो इसका क्या करें बताओ आगे। सर गलत बोल दिया। चलो अच्छा है, यहाँ ऐसे ही मिट जाते हैं, गलत बोल दिया। बताओ प्रियांशु, कुछ है समझ में आ रहा है? हम्म? प्रियांशु, सुन रहे हो? यस सर, सुन रहा हूँ। अब देखो इधर नहीं आ रहा है तो, ये 90 डिग्री है, ये सबको पता है ना। यस सर। आर और डीबी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये वाला। ठीक है, तो ये थीटा, ये 90 और ये वाला जो भी एंगल है उसको ऐड करके, मान लो इसको फिलहाल ऐसे ही अल्फा नाम दे दिया है, अल्फा में रखेंगे नहीं, नाम दे दिया है। ये तीनों को ऐड करके क्या आना चाहिए? 180 डिग्री नहीं आना चाहिए? है? यस सर। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन पे, उसी लाइन से डिवाइडेड वाले एंगल हैं सारे ये थीटा, ये 90, ये अल्फा, तो एक ही लाइन पे तो पूरा कंप्लीट 180 कर रहे हैं ये लोग। यस तो सर। क्या हो गए, तीनों का सम हो गया 180। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू यहां से क्या आएगी? 180 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा मीन्स 90 माइनस थीटा। आया समझ में? यस सर। पक्का ना? तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक, कुछ डाउट? कुछ है डाउट? बताओ। नो सर। नो सर। ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम क्या होता है? 180। ये 90 है, यस सर। ये वाला 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 90 प्लस 90 माइनस थीटा।
ये पूरा ऐड किया और 180 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो जो ये वाला एंगल है ये आ जाएगा। क्या आएगा देखो, ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों में आ जाएगा माइनस माइनस, -90 -90 -180 कैंसिल। ये हो चुका होगा प्लस, क्योंकि ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस का प्लस हो चुका है। क्या आया एंगल? थीटा। वैसे भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक 90 होता है, एक थीटा, तो बचा हुआ क्या होता है? 90 माइनस थीटा। तो अगर हमें 90 माइनस थीटा पहले पता चल गया तो नेक्स्ट वाला क्या हुआ? थीटा ना। तो ये क्या हो गया? थीटा। यस सर, थीटा। आया समझ में सबको? डाउट है तो बताओ। हम्म? तुषार, केतन, प्रियांशु, डाउट है तो बताओ। नो डाउट सर। चलो, नहीं सर, आ गया। ये 90 माइनस थीटा था, ये थीटा हो गया। तो जब थीटा आ गया तो फिर हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं ना इजीली। निकाल लो फिर, क्या दिक्कत है? कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे ट्राइंगल में बेस क्या है बताओ? राइट एंगल ट्राइंगल में बेस क्या है? सर एक्स। बेस एक्स है? नहीं, सर बेस इसके अकॉर्डिंग, अच्छा सर थीटा के परपेंडिकुलर और अकॉर्डिंग। ये। थीटा के अकॉर्डिंग बेस कौन सा? तो थीटा के अकॉर्डिंग आर है। हाँ, कैपिटल आर है ना। और यस सर, सामने हाइपोटेनस क्या वाली है? एक्स वाली आर, हाँ, स्मॉल आर। स्मॉल आर, क्योंकि हाइपोटेनस स्मॉल आर है। और लेकिन स्मॉल आर में तो हम रख ही नहीं सकते हैं, तो चेंज करना पड़ेगा। तो क्या आएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमें मिल गया। आई बात समझ में? यस सर। आई ना? तो कॉस थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे हम। ठीक। डीबी, डीबी जो है उसकी वैल्यू जो आई थी वो हम रखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही वैल्यू आई थी। उसके यस साथ सर। कॉस थीटा की वैल्यू को करेंगे मल्टीप्लाई, तो आर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। सही है? कुछ भी डाउट है? नहीं? नो अब सर। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं करेंगे। तो डी बी एक्स की वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, ऐसे ही रहेगा। नीचे चेंजेस होंगे, क्या होंगे ध्यान से देखो। ऊपर तो आर है, ठीक है। नीचे चेंजेस में क्या होंगे इसको देखो। ये भी एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर है। फर्क कितना है? यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 1/2 है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। हाफ। अब बताओ, x टू द पावर 1 हो और x टू द पावर 1/2 हो और दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो सर पावर एक्स की पावर 3/2। पावर ऐड हो जाएंगी। 1 + 1/2 मीन्स 3/2। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यस प्लस सर। कैपिटल आर स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी? 3/2। 3/2। कुछ भी डाउट है इसमें? नो सर, नो क्लियर। सर। क्लियर। ठीक। तो ये देखो आ गया, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 आ गया। कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो भी आ चुकी थी। ठीक। नेक्स्ट देखें। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तैयार है इंटीग्रेशन के लिए? तो इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगा देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। लेफ्ट साइड में dbx का इंटीग्रेशन आना तो चाहिए था bx, क्योंकि बाकी सारी मैग्नेटिक फील्ड्स कैंसिल हो जा रही हैं, इसीलिए bx ही b होगा। कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड भी bx वाली ही होगी। क्लियर? यस सर। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। ठीक है। और bx को bx आई कैप भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी ना। अगर हम उसका वेक्टर के अकॉर्डिंग लिखें तो bx आई कैप लिख सकते हैं इसको। ठीक। क्योंकि आई कैप क्यों लिखा? इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग राइट वर्ड का मतलब क्या है? अलोंग द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शनल वेक्टर या फिर यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? आई कैप। इसीलिए आई कैप यूज हुआ। आई बात समझ में? bx आई कैप।
लेकिन यस सर। राइट में क्या होगा? राइट में क्या होगा कि म्यू नॉट बाहर आ जाएगा, 4 पाई भी बाहर आ जाएगा, जितने कॉन्स्टेंट्स हैं वो सब हम बाहर ले सकते हैं, बाहर आ जाएगा। डीएल नहीं आएगा, उसी के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन होना है। आई भी बाहर आ जाएगा, कैपिटल आर भी बाहर आ जाएगा। आई बाहर आ गया, कैपिटल आर बाहर आ गया, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर का 3/2 पावर, ये बाहर आएगा क्या? बताओ। देखो, इंटीग्रेशन का जो रिस्पेक्ट होता है ना, उसके अलावा सारी चीजें कांस्टेंट होती हैं। यहाँ पे डीएल है यस इंटीग्रेशन का सर, सर रिस्पेक्ट। DL है सिर्फ। हाँ, तो एल से रिलेटेड जो चीजें होंगी वो तो कांस्टेंट नहीं होंगी, लेकिन एल से जो अनरिलेटेड चीजें हैं वो सब कांस्टेंट हो जाएंगी। तो एक्स भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, इसीलिए सब बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? सिर्फ डीएल। आई बात समझ में? सिर्फ डीएल बचेगा। ठीक। यस सर। और डीएल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अब बताओ डीएल था क्या? वो छोटा सा एलिमेंट था एक सर्कल का, सर्कल की सरकमफ्रेंस का छोटा सा एलिमेंट। ऐसे ही सारे एलिमेंट मिला के पूरा सरकमफ्रेंस बन जाएगा ना। यस सर। तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए? एल आना चाहिए, लेकिन ये एल क्या है? सरकमफ्रेंस की कंप्लीट लेंथ, पूरी सरकमफ्रेंस, 2 पाई कैपिटल आर। आर। ठीक है, तो डीएल का आ तो जाएगा एल, लेकिन उसको हम रिप्लेस करेंगे 2 पाई आर से। आई बात समझ में? जिसमें से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, नीचे बचा 2। तो बी की क्या वैल्यू आ गई? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये आ गई एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे किसी पी पॉइंट पे। क्लियर हुआ? यही चीजें यस सर। आ जाएंगी। ये तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला हो गया। अब तुम्हें स्पेशल केस चाहिए तो अलग मैटर है। मतलब क्या? कि तुमको चाहिए कि सर्कल के सेंटर पे कितनी फील्ड होगी, बताओ यहाँ पे कितनी होगी। तो यहाँ पे फील्ड जितनी कैसे निकालेंगे? एक्स को छोटा करते जाओ, यानी कि यहाँ पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, एक्स छोटा होता जाएगा। तो इससे क्या होगा? एक्स जीरो कर दो, यानी कि तुम सेंटर पे पहुंच जाओगे। तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, स्पेशल केस है। मतलब कि एट सेंटर ऑफ लूप हम देख रहे हैं। तो एक्स जीरो रखो, यहाँ पे क्या आएगा? रखो म्यू नॉट आई बाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। एक्स जीरो रखने का मतलब आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब बताओ, स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो ये 2 कैंसिल, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ना पावर के ऊपर पावर लगने से। यस सर। तो क्या बची पावर? सिर्फ 3, सिर्फ 3। 3 बचा, यानी कि आर क्यूब बचा, और ऊपर क्या आर स्क्वायर था, तो नीचे आर क्यूब कट गया। सर कट जाएगा। बचा क्या? म्यू नॉट आई बाई 2 आर, यानी कि एट द सेंटर ऑफ द लूप द फील्ड इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। यानी कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, कोई पूछे कि उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर होती है। क्लियर हुआ? यस सर। बस यही है, स्पेशल केस में यही था। ये देखो, ये है तुम्हारा जनरल फॉर्मूला। ठीक। हाँ, डायरेक्शन वही रहेगी, आई कैप लगाना है। ठीक, ये है तुम्हारा जनरल फार्मूला, और ये हो गया तुम्हारा स्पेशल केस का फॉर्मूला। इसको बी नॉट नाम दे दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो कुछ नहीं है, सेंटर पे एट द सेंटर ऑफ द लूप मैग्नेटिक फील्ड निकाली गई है। क्लियर? आया समझ में? यस सर। यहां से देखो, इसी से ये रूल बना है, क्योंकि आई कैप डायरेक्शन आ रही है ना, वो प्लेन, वो जो एरिया ऑफ लूप है उसको हमने वाई जेड प्लेन पे रखा, तो एक्स एक्सिस आई डायरेक्शन, इसी से पता चल रहा है कि वाई टू जेड जाने पे हमें ये डायरेक्शन मिल रही है, एक्स डायरेक्शन मिल रही है। तो इसी बेसिस पे कहा गया कि अगर हम एक ऐसे हाथ को, राइट हैंड को घुमाएं, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट जैसा हो जाता है, इसी वजह से। तो कर्ल द palm ऑफ योर राइट हैंड अराउंड द सर्कुलर वायर with the fingers pointing in the direction of the current, the right hand thumb
गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आसान लैंग्वेज लिखी हुई है। देखो यहाँ ये क्या कर रहा है, करंट की डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करता हुआ दिखा रहा है। सही है। थंब क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। देखो आई बात समझ में। यस सर। ये भी कर्ल रूल से ही हुआ ना। क्लियर हो गया क्या बात हो रही थी। कुछ पूछना है इसमें से किसी को तो बताओ जल्दी से। कुछ नहीं। केतन, तुषार, प्रियांशु, कुछ पूछना तो बताओ। सर मैं ये कह रहा था, इसमें जो आपने कॉस थीटा की जो वैल्यू निकाली थी, हम्म तो अगर हम डायरेक्ट कॉस थीटा जैसे पता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, हम्म अगर बेस हम अपॉन डायरेक्ट उसको, हाइपोटेन्यूज। हाँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, अगर हम उसको हाँ डायरेक्ट ऐसे रख के कर दे तो भी ठीक रहता हमारा तो। मतलब कहाँ से रख देते, थीटा कहाँ से पता करते कि कहाँ पे बनेगा थीटा। कहीं भी ले लोगे क्या, यहाँ ले लोगे, फिर तो बेस ये हो जाएगा। ये थीटा यही थीटा है, अपनी मर्जी नहीं है हमारी, हम यहाँ ले लें यहाँ ले लें यहाँ ले लें। अगर ये थीटा Yes, यही थीटा है तो इस ट्राइंगल में ये थीटा कहाँ आइडेंटिफाई हो रहा है उसके बेस पे निकाल पाएंगे हम। यहीं पे आइडेंटिफाई हो रहा है सिर्फ, तो इसीलिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से निकाला। यही कहना चाह रहे हो ना तुम। ओके सर, हाँ सर। हाँ वो रैंडम नहीं ले सकते हम, हमारी मर्जी नहीं है। वो डिफाइंड एंगल है, पर्टिकुलर एंगल है। समझ रहे हो, तो इसी वजह से है ऐसा। क्लियर। यस सर, क्लियर है। बस वही चीज है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, इसमें कुछ भी और डाउट नहीं है ना, ये पूरा क्लियर है। तो आगे चलें, किसी कुछ पूछना है तो बोल दो अभी भी, नहीं तो हम जा रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ाने। छोटा सा ही है, देख लो। गॉस लॉ के जैसे ये भैया जी ने भी थोड़ा जल्दी जल्दी फटाफट निकाल दिया था चीज़ों को। बायोट सेवर्ट का थोड़ा अच्छा वाला वर्जन, मतलब बायोट सेवर्ट लॉ ने बिल्कुल बेसिक चीज़ों से निकाला था मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ये उसको एक्सटेंड करके लाए थे। वहाँ बायोट सेवर्ट ने भी मैग्नेटिक फील्ड और करंट में रिलेशन के लिए एक्सप्रेशन निकाला था कि करंट से कैसे जुड़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, बी कैसे जुड़ा हुआ है आई से। ठीक है, इनके बीच का रिलेशन क्या है, क्या इक्वेशन बनेगी, क्या फॉर्मूला बनेगा। ठीक, वही चीज इन्होंने भी किया है। एम्पियर ने भी मैग्नेटिक फील्ड और करंट को रिलेट करने के लिए ही फॉर्मूला बनाया है। क्लियर। बस थोड़ा सा गॉस वाले तरीके से बनाया है कि कुछ इमेजिनरी चीजें ली हैं एंड सो ऑन। समझे। जैसे गॉस ने क्या किया था, इमेजिनरी सरफेस ली थी। एक यस सर, गॉसियन गॉस क्लोज जिसको नाम, सरफेस। हाँ क्लोज सरफेस ली थी, जो कहीं से ओपन नहीं होती थी, उसके अंदर बाहर नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल क्लोज है, बंद है, डब बॉक्स जैसा। यस सर। अब उसने अलग अलग तरह की इमेजिनरी सरफेसेस ली थी, कभी सिलेंड्रिकल लेता था, कभी स्फेरिकल लेता था। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है किस चीज की सरफेस ले रहे हैं हम, है ना। कभी क्यूबॉइडल भी ली थी। तो ऐसे ही एम्पियर भी लेता है एक चीज इमेजिनरी टाइप की, जिसको हम एम्पिरियन लूप बोलते हैं। सर ये सरफेस नहीं लेता है, ये लूप लेता है। ठीक है, अब ये करंट लूप नहीं है, उससे कंफ्यूज मत होना, ये बस इमेजिनरी लूप है। अब ये लूप सर्कुलर भी हो सकता है, ये लूप रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ये लूप ट्रायंगुलर भी हो सकता है। ठीक है, लूप होना चाहिए बस, ऐसे ओपन टाइप का नहीं रह सकता है, लूप बनना चाहिए। सर वापस आना चाहिए एक ही जगह पे, तभी तो लूप बनेगा ना। आ रही बात समझ यस में। सर। तो लिया तो कैसे भी जा सकता है, पर फर्स्ट टाइम इसने सर्कुलर लूप लेके समझाया था। क्लियर। कुछ इमेजिनरी चीजें हैं और कुछ बात नहीं है, अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान देना। गॉस ने जैसे नहीं सरफेस वगैरह लेके समझाया था, वैसे इसने भी थोड़ा इजी वे में समझाया, जो कि एम्पियर सर्किटल लॉ बोला जाता है। देयर इज एन ऑल्टरनेटिंग एंड अपीलिंग वे इन विच द बायोट सेवर्ट लॉ मे बी एक्सप्रेस्ड, मतलब बायोट सेवर्ट लॉ को उससे थोड़ा अच्छे और अपीलिंग तरीके से बताया जा सकता है। ठीक है, बी और आई का रिलेशन जो है। एम्पियर्स सर्किटल लॉ कंसिडर्स एन ओपन सरफेस विद अ बाउंड्री। अब ये क्या बात है, ये लूप जो हम कह रहे थे एम्पिरियन लूप, इस बाउंड्री को ही लूप बोल रहे हैं।
और ये ओपन सरफेस विद अ बाउंड्री का मतलब क्या है? ओपन सरफेस विद अ बाउंड्री का मतलब है तुम जो अपना कमरा बनाते हो उस कमरे में कोई तो जगह छोड़ते हो ना, बंद डब्बा तो नहीं बनता है वो। वही है ओपन सरफेस विद अ बाउंड्री। वो बाउंड्री खिड़की या दरवाजे को बोल रहे हैं। कुछ आई बात समझ में? अच्छा सर। ठीक है। यस सर, समझ में आ गई। बिल्कुल पैक डब्बा अलग बात है, जैसे जो एक बॉल होती है उससे हम लोग खेलते हैं, वो बिल्कुल पैक रहती है, कहीं से भी होल होल नहीं होता है, आने जाने का रास्ता नहीं होता है। लेकिन कोई चीज जो हम यस सर। अपने आने जाने के लिए यूज के लिए बनाते हैं उसमें एक होल होता है, वो होल के पास एक सर। बाउंड्री जैसा ही तो होता है ना, वो दरवाजा या खिड़की। यस सर। जैसे सर ठीक है। सर्कुलर टिफिन, जैसे टिफिन का ढक्कन खोल दिया हाँ बाकी। बिल्कुल, बाकी वो बंद था। ठीक है, ओपन यस सर। सरफेस थी लेकिन एक जगह से ओपन भी थी, और जहां से ओपन थी वहां के शेप को हम लूप बोलेंगे। ठीक है। दरवाजा भी एक लाइन में तो तुम डिफाइन नहीं कर सकते हो ना, दरवाजे को तुम कैसे बनाते हो? ऐसे बनाते हो। खिड़की भी कैसे बनाते हो? ऐसे बनाते हो। लूप में बनाते हो ना। उसी की लूप की बात हो रही है। समझे? तो इन्होंने भी एक इमेजिनरी सरफेस ली थी, पर गॉस ने ली क्लोज सरफेस, इन्होंने ली ओपन सरफेस। तो क्लोज में तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, ओपन में एक कॉम्प्लिकेशन था कि जहां पे ओपन है वो कैसा ओपन है। हो सकता है ये रेक्टेंगुलर ओपन होता है ना, ये रेक्टेंगुलर टाइप का ओपन होता, जैसे कि एक बॉक्स है रेक्टेंगुलर, एक बॉक्स है रेक्टेंगुलर, लेकिन उसके टॉप की ओपनिंग है सर्कुलर, सर्कुलर होल उसमें छोड़ा गया है। समझ रहे हो? तो ऐसा भी तो हो यस सकता सर। है। तो ऐसा कोई भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। ऐसी सरफेस जो कहीं से ओपन हो, जिसमें अंदर बाहर जाने का रास्ता हो, और जहां रास्ता है जो गेट है उसका, वही लूप है। ठीक है, जैसे अपना गेट की जो चौखट होती है वो क्या है? लूप जैसा काम करती है। क्लियर? बाउंड्री जो होती है आगे चल के पता चलेगा। द सरफेस हैज करंट पासिंग थ्रू इट। ठीक। जो सरफेस के थ्रू करंट पास कर रही होती है, देखो करंट की डायरेक्शन दिखाई गई है, तो सरफेस को क्रॉस कर रही है, जैसे कि उसके अंदर घुस रही है और बाहर निकल रही है वो दूसरी तरफ से। क्लियर? दरवाजे से घुस रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। वी कंसिडर द बाउंड्री टू बी मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉल लाइन एलिमेंट्स। ये बाउंड्री को भी हम छोटे छोटे लाइन एलिमेंट में तोड़ के मान सकते हैं, यानी कि डी एल डी एल डी एल ऐसे करके। क्लियर? कंसिडर वन सच एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एल। एक एलिमेंट हम चूज कर लेते हैं कहीं पे भी। ठीक। वी टेक द वैल्यू ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी टी, मतलब बी टेंजेंशियल एट दिस एलिमेंट। यानी कि यहाँ पे हम बी का एक टेंजेंशियल कंपोनेंट ले लेते हैं, बी टी, क्योंकि यहाँ पे बी अलग अलग डायरेक्शंस में हो सकती है, लेकिन हम बस एक टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट ले रहे हैं। बी ऐसे भी होगा, ठीक है, बी ऐसे भी हो सकता है, लेकिन इस पॉइंट पे कंपोनेंट ब्रेक करके हम सिर्फ टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट ले रहे हैं। ठीक। एलिमेंट्स एंड मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट, यानी कि हम बी लें टेंजेंशियल कंपोनेंट वाला, और उसको उस एलिमेंट की लेंथ यानी कि डी एल से मल्टीप्लाई कर दें। बात आई समझ में? डीएल से मल्टीप्लाई कर दें, ये इनका सिस्टम था कुछ भी बताने का, कैसे ऐसे करना है। क्लियर? तो ये दोनों वेक्टर हैं, मल्टीप्लाई करने के मतलब हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कर सकते थे, लेकिन जो आने वाला है अल्टीमेटली इससे जो आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, करंट के फॉर्म में आएगी, इसीलिए अभी डॉट प्रोडक्ट लिया। देखना उसके बाद इन्होंने क्या लॉ दिया है, वही यहाँ पे है कि ऑल सच प्रोडक्ट्स, यानी कि ऐसे जितने भी बी डॉट डी एल आएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी एक डीएल है ना, उसके भी अकॉर्डिंग बी और डीएल होगा, उसका भी बी इंटू डीएल आएगा, यहाँ पे भी है उसका भी बी इंटू डीएल आएगा। तो ऐसे बहुत सारे बी और डीएल का मल्टीप्लाई आएगा। आई बात समझ में? तो यस सर। इन सबके प्रोडक्ट्स को अगर हम समेशन कर दें, ऐड कर दें, हाँ, और बहुत सारे होंगे तो फिर इंटीग्रेट कर दें। क्लियर? इंटीग्रेट करने का मतलब भी ऐड ही करना होता है अगर ज्यादा होते हैं तो। लिखा है ना, ऑल सच प्रोडक्ट्स आर एडेड टुगेदर, ऐड कर दिया एक साथ। वी कंसिडर द लिमिट्स एज द लेंथ्स ऑफ एलिमेंट्स गेट स्मॉलर एंड देयर नंबर गेट्स लार्जर। मतलब जितना छोटा एलिमेंट तुम चूज करोगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुमको मिलेंगे, कॉमन सी बात है। ठीक है। तो इसीलिए अगर ज्यादा मिलेंगे तो हम सम ना करके सेम चीज को इंटीग्रेट करेंगे। द सम देन टेंड्स टू एन इंटीग्रल। बस यही बात कही जा रही है। समेशन तब जब काउंटेबल ये डीएल्स हों और
इंटीग्रेशन तब जब डीएल छोटे छोटे बन के बहुत सारे हो जाएं कि काउंटेबल ज्यादा ना हो, तो इंटीग्रेशन। क्लियर? तो एम्पियर्स लॉ स्टेट्स दैट, यहीं से है स्टार्ट एम्पियर्स लॉ, देखना, दिस इंटीग्रल, कि यही जो इंटीग्रल है इसका, ठीक है, और ये हमने क्यों लगाया है, क्योंकि ये क्लोज लूप का इंटीग्रल है, ठीक है। ओपन इंटीग्रल होता है तो ऐसे लगाते हैं, क्लोज लूप का इंटीग्रेशन करना होता है तो ऐसे लगाते हैं। आई बात समझ में? इसीलिए यस सर, ओके सर। तो दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट, जैसे 2 टाइम्स होता है तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे ही म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। यही है एम्पियर सर्किटल लॉ। बस, आई बात समझ में? क्लियर हुआ क्या बात हो रही है? यस सर। यही है एम्पियर सर्किटल लॉ। लैंग्वेज में लिखना है तो ये लिखा है कि दिस इंटीग्रल इज इक्वल, दिस इंटीग्रल मत लिख देना, ऊपर वाला इंटीग्रल बता के लिखना पड़ेगा कि इंटीग्रल ऑफ बी टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द length element, product of tangential component of magnetic field and the length element and summation of all these elements, ठीक है, all these products is equal to the mu naught times current passing through the surface। क्लियर है? ये बात हुई, ये एम्पियर का सर्किटल लॉ था। ये उन्होंने बताया था और कुछ नहीं। जो लूप वो सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जिसके टेंजेंशियल कंपोनेंट लेने वाले हैं, उस लूप को नाम मिल गया एम्पीरियन लूप। और ये बिल्कुल गॉस लॉ जैसे काम करता है काफी हद तक। गॉस ने भी याद है, गॉस लॉ याद करो जरा, फाई इज इक्वल टू क्या आया था? यस सर। सर ई फाई, है cos थीटा। हाँ फाई, वो नहीं गॉस लॉ, वो सर, सर वो तो उसका, हाँ गॉस क्यू लगाया बाई था, क्यू एप्सिलॉन नॉट। अपॉन ई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, और देखो जरा, 1/एप्सिलॉन नॉट को पहले ही कंपेयर करवाया जा चुका है म्यू नॉट जैसा, क्योंकि म्यू नॉट बाई 4 पाई और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो यहाँ म्यू नॉट और यहाँ 1/एप्सिलॉन नॉट एक जैसे नहीं है, तो वैसे ही इसको कंपेयर करवाया जा चुका सर था। तो यहाँ पे अगर तुम चार्ज को करंट से रिप्लेस करो और म्यू नॉट को 1/एप्सिलॉन नॉट से, सॉरी एप्सिलॉन नॉट को 1/म्यू नॉट से, तो अपने आप म्यू नॉट आई आने लगेगा। आई बात समझ में क्या कह रहे हैं? क्यू आई से रिप्लेस हो गया, यस सर। क्यू की जगह आई कर दो, 1/एप्सिलॉन नॉट बचा, उसकी जगह म्यू नॉट कर दो। देखो राइट में वही चीज आई है। और हाँ दूसरी बात, इसका जो इंटीग्रल करेंगे हम तो ये फ्लक्स आएगा, क्योंकि डीएल का इंटीग्रल क्या होता है खुद ही सोचो। अगर हम लेंथ को इंटीग्रेट करते चले जाएं, एरिया बनेगा, और बी इंटू एरिया क्या आना चाहिए? फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया। जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया, वैसे ही। याद आया? यस सर। समझ में आया ना? बस जरा सा बचा है, खत्म होने वाला है। तो कहा जा रहा है हम बी ले तो कैसे भी सकते हैं, लेकिन काम का सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, नॉन जीरो होना चाहिए बस। ले तो सकते हैं नॉर्मल कंपोनेंट भी, यानी कि परपेंडिकुलर टू द लूप भी ले सकते हैं, पर उसका यूज नहीं है यहाँ। बी को हटा भी सकते हैं, पर उसका भी यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, हमें काम है सिर्फ इसका। क्लियर? अब यहाँ पे बस इतना बता दिया गया है कि जब इंटीग्रेट करेंगे तो बी सेम है अगर हर जगह पे टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो सिर्फ डीएल का इंटीग्रेशन होगा, बी बाहर आ जाएगा अपना, और डीएल का इंटीग्रेशन क्या आएगा? एल, है ना, यानी कि पूरे लूप की लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बात समझ में आई? और लूप का रेडियस अगर स्मॉल आर है, एम्पीरियन लूप की बात हो रही है यहाँ पे, बिल्कुल भी मिसकंसेप्ट मत करना इसको, ये करंट कैरिंग लूप की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। एम्पीरियन लूप, कोई वायर आयर नहीं है, तो इमेजिनरी सर्फ लूप है बस, ठीक है, रेक्टेंगुलर यस लूप की सर। तरह। यहाँ सर्कुलर है, इसीलिए उसकी लेंथ इंटीग्रेट होके सर्कल के सरकमफ्रेंस जितनी आएगी, बी इंटू 2 पाई आर। अगर ये लूप रेक्टेंगुलर लिया गया होता तो एल इंटू बी आता इसका। समझ में आई बात? सॉरी एल इंटू बी कह रहे हैं, यस सर। पेरीमीटर आता, 2L प्लस बी आता, पेरीमीटर आता। क्लियर? ये आ गया। तो बी की वैल्यू यहां से क्या आई? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर, या फिर तुम इसको बोल सकते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर, सेम बात है। क्लियर? ये चीज आ गई वैल्यू, ठीक, ऐसे बोल दो या ऐसे बोल दो, 2 का ऊपर से मल्टीप्लाई करा तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होने लगेगा, नहीं तो ठीक है ऐसे ही। ये इन्होंने प्रूव कर दिया। तुम लोगों को ये पॉइंट्स पढ़ने हैं सारे एक बार,
नहीं आएंगे, हम एक बार एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिर भी तुम लोगों को ये पॉइंट्स पढ़ने हैं। समझ में आई बात? ओके सर। ध्यान रखना ये 1 2 3 4, अगर तुम लोग को ज्यादा वो ना हुआ हो तो हम 2 मिनट में या 5 मिनट में ये पॉइंट समझा सकते हैं। अभी फटाफट से समझा दें, तुम लोग यस सर। को जाना ना हो तो। यस सर। 33 हुआ है, 35 या 36 तक हम समझा देंगे फटाफट से। The above result for the finite wire is interesting for several points of view. क्यों इंटरेस्टिंग है? देखो, it implies that the field at every point on a circle of radius r with a long wire along the axis is same in magnitude. In other words, the magnetic field possesses what is called a cylindrical symmetry. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिलेंड्रिकल सिमेट्री पोजेस करती है, क्योंकि मतलब राउंड राउंड घूमती है ना, ऐसे ऐसे करके, इसीलिए कहा जा रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट नहीं जाती, यस सर। घूमती है, लूप में होती है। The field that normally can depend on three coordinates depends on one r. Whenever there is symmetry, the solution simplifies. यानी कि तुम अगर सिमेट्री नहीं लोगे तब सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, लेकिन अगर तुमने प्रॉपरली सिमेट्री ले ली है तो सॉल्यूशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। यानी कि यहाँ जितना इजीली निकाल लिया ना हमने, अगर उल्टा सीधा लूप ले लेंगे तो नहीं निकलेगा। सोचो, लूप अगर हमने ऐसा ले लिया तो अब ये क्या है, ये कौन सा डिजाइन है? ऐसा लूप ले लें तो, ऐसा दरवाजा बना दे तो फिर तो हम ये एल निकालते ही रह जाएंगे, नापते रहो बैठ के। ना ये सर्कल है ना कुछ है, तो इसलिए सिमेट्री नहीं होने की वजह से सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पाता है, इसीलिए सिमेट्री वगैरह लिया गया है। क्लियर? लेकिन ध्यान रखना, ये ज्यादा एफिशिएंट फॉर्मूला है, बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्योंकि एल लूप का लेंथ है, लूप का पेरीमीटर है। अब वो सर्कल है तो वो सरकमफ्रेंस हो जाएगा, स्क्वायर या और कुछ है तो पेरीमीटर हो जाएगा, ट्रायंगुलर लूप भी हो सकता है तो फिर ट्रायंगल का पेरीमीटर हो जाएगा, यानी कि तीनों साइड्स का सम। क्लियर? द फील्ड डायरेक्शन एट एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल इज टेंजेंशियल। पहले ही बताया कि टेंजेंशियल ही है हर जगह पे, क्योंकि बाकी सारे बेकार हो जाते हैं। दस द लाइंस ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, एक एक पॉइंट वाले सर्कल बनाने लगता है। Notice now in figure this, the iron filling from concentric circles, these lines called magnetic field lines. बिल्कुल फर्स्ट वाला फिगर था, याद है, जो हमने बताया था कि यहाँ डॉट बना है और आयरन फिलिंग ऐसे ऐसे स्प्रेड हो जाएंगी, उसी का रेफरेंस ले सर यस। उसी का रेफरेंस लिया जा रहा है कि यहीं यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि वो चीज अब ऐसे क्लियरली एक्सप्लेन हो पा रही है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड राउंड राउंड घूम रही होती है। खुद ही सोचो ना, करंट अगर ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूमेगी? करंट का डायरेक्शन ये है, थंब रूल से कैसे निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही होगी तो लूप के अलॉन्ग होगी ना, फिर टेंजेंशियल। आई बात समझ में? यस सर। इसीलिए लूप के अलॉन्ग हमने परपेंडिकुलर वगैरह नहीं लिया, नॉर्मल वगैरह वाले सारे कंपोनेंट को छोड़ दिया। ठीक, और यहाँ ये प्रूव भी हो रहा है। क्लियर है? क्लोज लूप, दिस इज अनलाइक, हाँ, दीज लाइंस कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स। यानी कि दिख रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कल में घूम रही, क्लोज लूप बना रही, जो कि अनलाइक था, अलग था किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन से, विच ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेस। आई बात समझ में? इससे अलग था ना, ये लूप क्लोज लूप बनाते हैं, लेकिन चार्जेस वाला क्या था, सीधा सीधा चला जाता था, कोई क्लोज लूप बनाने यस की सर। खास जरूरत नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। The expression for the magnetic field of a straight wire provides a theoretical justification to Oersted's experiment. ये वाला जो है theoretical justification करता है, ऊपर वाला एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड वाला, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट का, वो जो आयरन फिलिंग वाला एक्सपेरिमेंट था ना, वही आयरन के वो फैला दिए थे उसके ऊपर, वो ऑर्स्टेड का ही एक्सपेरिमेंट था, उसको जस्टिफाई कर रहा है यहाँ पे। क्लियर? अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट दैट is that even though the wire is infinite, the field due to it at a non-zero distance is not finite. नॉन जीरो डिस्टेंस के लिए उसकी फील्ड फाइनाइट तब भी नहीं हो रही है। वायर इनफाइनाइट है, मतलब नॉट इनफाइनाइट है, ठीक, उसकी फील्ड तब भी आ रही है। इट टेंड्स टू ब्लो अप ओनली व्हेन वी कम वेरी क्लोज टू द वायर। यानी कि एक वायर है, तो अब सोचो इनफाइनाइट कैसे बनाएंगे इसको? यहाँ खड़े रह के देखें तक तो इनफाइनाइट वायर नहीं दिखेगा, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो, बिल्कुल इसके पास जाके देखें तो ये इनफाइनाइट वायर दिखने लगेगा हमको। समझ में आई बात? जैसे बुर्ज खलीफा को दूर यस से सर। देखो,
पूरा दिख जाएगा ऊपर से लेके नीचे तक का। नीचे खड़े होकर देखो तो ऐसा लगेगा पूरा आसमान में ही चला जा रहा है, दिखेगा ही नहीं। ठीक, तो इनफाइनाइट लगने लगता है। वही चीज वेरी क्लोज टू द वायर हम आ जाएंगे तो अपने आप वो इनफाइनाइट दिखने लगेगा। तो इनफाइनाइट कोई एक्चुअल नहीं है कि सच में इतना लंबा वायर ले लेते हैं जो इनफाइनाइट हो। ऐसा करते हैं कि हम पॉइंट बहुत पास का चूज करते हैं उस लॉन्ग वायर के लिए। क्लियर, ये बात हो गई। तो द फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, साफ बात है, वो पहले भी था। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट सोर्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस फ्रॉम द करंट सोर्स। अभी बी की वैल्यू क्या आई है ऊपर, ये आई है ना म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये आई है। R, yes sir. आर के किसके, आर के कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली, यही तो बोल रहे हैं। ठीक है, कि उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वायर से कितना दूर है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल फील्ड है, और करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देयर एग्जिस्ट अ सिंपल रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बोलेंगे राइट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए सीधी सी बात है, वो तुम लोग को पता है। वही वाला राइट हैंड घुमाओ, ये करो वो करो। ग्रैब्स द, ये पुराना ही वाला रूल है 10th वाला। ग्रैस्प द वायर इन योर राइट हैंड विद योर एक्सटेंडेड थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। वही स्ट्रेट वायर में करंट की डायरेक्शन फिंगर करते हैं ना, और सॉरी थंब करते हैं, और फिंगर्स को जब ऐसे कर्ल करते हैं राइट हैंड की, तो वो योर फिंगर्स विल कर्ल अराउंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा होता है, यही बताया गया बस। ठीक है, पुरानी चीजें, पुरानी यादें, आ गया समझ में? Yes sir. और जो करंट उसके अंदर से पास कर रही होगी उस लूप के, उसको हम एनक्लोज्ड करंट बोलेंगे। जैसे कि गॉस लॉ में क्या था, एनक्लोज चार्ज था। ये बस, ये जो पैराग्राफ दिया गया है ना, ये बस यही दिखाने के लिए दिया गया है कि एम्पियर सर्किटल लॉ इज नॉट न्यू इन कंटेंट टू बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ ही है वो, मतलब बस खाली उसको थोड़ा सा और अच्छे फॉर्म में अलग तरह से शो किया गया है। लॉ यही वाला है, इसने बेसिक वाला यही दिया है। ठीक है, बोथ रिलेट द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एंड बोथ एक्सप्रेसेस द सेम फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। दोनों बिल्कुल सेम तरीके से काम करते हैं, दिख रहा है ना। A steady current, electrical current, Ampere's law is to Biot-Savart law what Gauss law to Coulomb's law। जैसे Coulomb law को अच्छे तरीके से गॉस लॉ ने इजीली एक्सप्लेन किया था दूसरे तरीकों से, वो सरफेस वगैरह लेके, वैसे ही बायोट-सेवर्ट लॉ को एम्पियर ने एम्पियर सर्किटल लॉ के थ्रू थोड़ा इजीली एक्सप्लेन किया है, थोड़ा डिफरेंट मैनर में, कुछ इमेजिनरी लूप वगैरह लेके। बोथ एम्पियर्स एंड गॉस रिलेट अ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द पेरीफेरी और बाउंड्री, दोनों का एक सरफेस या फिर एक बाउंड्री जैसा कुछ ले रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह बताने के लिए। टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी नेमली द सोर्स इन द इंटीरियर करंट एंड चार्ज। यहाँ पे वो करंट को उसके अंदर से पास करवा रहा है, या फिर उसके अंदर कह रहा है कि एनक्लोज हो रही है, और वहां पे गॉस कह रहा था कि उसके सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज हो रहा है। आई बात समझ में, याद है ना, वही चीज। Yes sir. We also note that Ampere circuital law holds for steady currents which do not fluctuate with time। यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ स्टीडी करंट के साथ होल्ड करता है। अगर करंट चेंज हो रही है, करंट वेरिएबल है, तो फिर एम्पियर सर्किटल लॉ फेल हो जाएगा। क्लियर? द फॉलोइंग एग्जांपल विल हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय टर्म एनक्लोज्ड करंट। एनक्लोज करंट मतलब उस लूप में से जितनी पास कर रही है, सीधी सी बात है। जैसे खिड़की भी है, दरवाजा भी है, दरवाजे से जितने लोग जा रहे हैं वो करंट है ना। वही चीज है, पर यूनिट टाइम जितना चार्ज जा रहा है उस वाले लूप के थ्रू, वो एनक्लोज करंट हो जाएगा। आ गया समझ में? बस यही है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, ये अभी हम नहीं बता रहे हैं, कुछ नहीं है, वही सब चीजें लिखी होंगी। इसके बाद हम लोग सोलेनॉइड और टोरॉइड पढ़ेंगे कल। ठीक है, कल होगा सोलेनॉइड टोरॉइड वगैरह की बात। इसके बाद कितना बचेगा? Okay sir. ये बचेगा, एक सेकंड देख लें जरा हम कितना बचेगा। एक दिन, दो दिन, दो दो कल परसों, कल परसों या नरसों तक ये खत्म हो जाना चाहिए। ये चैप्टर काफी बड़ा है, सीरियसली बताएं तो। Yes sir. हाँ चलो, ये चैप्टर बड़ा है। बड़ा है ये चैप्टर। ठीक है, चलो फिर खत्म करते हैं।